आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही समय में अपने देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार सभी राजनीतिक दल युवा भारत की ओर बहुत आशा भरी नजर से देख रहे हैं। सभी दल कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को नेतृत्व दिया जाए, युवाओं को आगे लाया जाए, क्योंकि वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है युवाओं की। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं। तो ये दो प्रमुख मुद्दे हैं कि कैसे युवा किस दल की तरफ आए और उत्तर प्रदेश को कैसे साधा जाए। सभी राजनीतिक दल इस ओर सोच रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पर वोट करेगा, कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं और किस दल को वो पसंद कर रहा है, इसके लिए इसकी जानकारी लेने के लिए हमने बातचीत करी। राजधानी लखनऊ में जन्मी, एमबीए किया है इन्होंने दिल्ली से, रोली वर्मा इनका नाम है और इस समय हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर, उच्च वेतन पर है। लखनऊ आई हुई थी, तो लखनऊ प्रवास के दौरान नेशनल वॉच ने खास इनसे बातचीत करके जाना कि आज का ये जो पढ़ा लिखा युवा है ये किस तरीके से, किस ढंग से राजनीति को देख रहा है और अगर इनको मौका मिलता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आए, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को ये बदल सकते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं रोली वर्मा जी से। तो अभी के चुनाव और अभी की परिस्थितियों के हिसाब से युवा सबसे पहले तो एक ऐसा सिस्टम चाहता है जिसमें वो अपनी बात रख सके क्लियर तरीके से और उसको इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी से मिल जाए, ठीक है। दूसरा तो ऑब्वियसली जॉब्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब बहुत सारी पॉपुलेशन हो रही है, सब एजुकेटेड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मोस्टली अब तो एजुकेशन इज़ फ्री ऑल्सो, यूट्यूब वगैरह भी हैं, बट जिस हिसाब से पास आउट लोग हो रहे हैं और जिस हिसाब से उनको जॉब्स मिल रही है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो फर्स्ट मोस्टली इम्पॉर्टेंट है जॉब। दूसरा, मैं खुद बैंगलोर में रहती हूँ, है ना, तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस करी हैं, जो कि है ट्रैफिक, दूसरा रेंट स्ट्रक्चर ऑफ 1 BHK 2 BHK जो हम लोग रहते हैं। अब उसमें एक आदमी रह रहा है तब भी उसका जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ है रेंट का वो 12,000 से स्टार्ट हो जाता है। अब आप बताइए, अगर मेरी नई जॉब लगी है और मेरा पैकेज ही 10,000 पर महीने का लगा है तो मैं 12,000 कहाँ से दे दूँगी, नहीं दे पाऊँगी। तो युवा आजकल का ये नहीं देखता कि हिंदू और मुसलमान में कितने वोट जा रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि सड़कें कहाँ कहाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, आप बनाओ, बट हमारा पेट पूजन कैसे होगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे अगले 6 महीने तक पाल सकती हूँ या 5 साल तक पाल सकती हूँ, वो युवा का इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा, यस, कोविड जैसे हेल्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कंसर्न। अगर मेरे माता पिता कल को बीमार हो जाते हैं और मुझे कंपनी की तरफ से जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, तो क्या वो पूरा है, इज़ इट हेल्पफुल इनफ, क्या वो उसका अमाउंट उतना है कि मैं कल अपने माँ बाप दोनों को एक अच्छी सुविधा मेडिकल की दे सकती हूँ या नहीं। जी, कहने का मतलब आप बेरोजगारी और महंगाई दोनों को एक प्रमुख मुद्दा मान रहे हैं। जी, बहुत जरूरी है ये, हाँ, प्रमुख मुद्दा मानती हूँ। और भी जोड़ लीजिए कि वोट तक डालने नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यूथ जो है वो वोट भी नहीं। तो अगर वो राजनीति से इतना विमुख है, राजनीति की तरफ रुझान नहीं करेंगे, तो कैसे हमारा राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा। ठीक है, तो पहला है कि युवा वोट डालने नहीं जाता, ठीक है। तो मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि युवा वोट डालना चाहता है, बट अभी क्या हो रहा है कि माइग्रेशन इतना है। जैसे अब मैं खुद लखनऊ की हूँ बट जॉब में बैंगलोर में करती हूँ। अब मुझे एक दिन वोट देने के लिए बैंगलोर से लखनऊ वापस आना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अभी तक स्टैब्लिश है कि मैं बैंगलोर से में रह के ही अपनी पसंदीदा पार्टियों को वोट दे दूँ। अब अगर मुझे वापस आना है, मैं एक नागरिक की, सच्चे नागरिक की तरह, चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी लेके मैं वापस आऊँ, बट आप देखिए एयर फेयर जो है वो बहुत महंगा है। 7.5 कितना, मुझे कम से कम 16-17 हज़ार रुपये सिर्फ एक वोट देने के लिए खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे एक दूसरे राज्य में बैठा हुआ एक 18 साल से ऊपर का बच्चा या जो भी आप कहेंगे युवा आराम से वोट दे सके। तो अगर ये सिस्टम बन जाता है तो मुझे लगता है कि वोट देने वाले जो प्रत्याशी हैं, जो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हैं, वो आराम से बढ़ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवा के राजनीति में न आने तक क्या युवा राजनीति पे देखिए, मेरे को लगता है कि
राजनीति जैसे हाँ, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी ले लीजिए, बीएसपी ले लीजिए, सपा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसमें जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे 50 और 60 प्लस ही हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे जैसे सिस्टम, तो ये जो आपने पहले बोला था ना कि बड़ा क्या चेंज आएगा, तो ये उन बड़े चेंजेस में से एक है कि जैसे जैसे एज, मतलब मेरे को लगता है कि ना एक सिस्टम बनना चाहिए जहाँ पे एज शुड मैटर, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन शुड मैटर, और अगर ये सब चीजें आप लाएंगे तभी युवा की एंट्री हो सकती है। पहले तो जैसे सीबीएसई, आईएससी के कुछ ही बोर्ड होते थे और कुछ ही स्कूल होते थे किसी भी एक स्टेट में। लखनऊ की बात कर लेते हैं, महंगा स्कूल सीएमएस होता था और जो नॉर्मल स्कूल है वो सेंट्रल अकेडमी, सीबीएसई बोर्ड, रानी लक्ष्मीबाई होते थे। बट अभी इंटरनेशनल बिजनेस आ गया है, आपका वर्चुअल नहीं, वो स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। तो हाँ, टेक्नोलॉजी के आने से एजुकेशन सिस्टम की महंगाई बढ़ गई है, हाँ, बट मुझे लगता है कि सरकार इन सब में काफ़ी काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना देना चाहिए, धीरे धीरे चेंजेस हो जाएंगे। और हाँ, जहाँ हर चीज़ में स्तर हर चीज़ का बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसमें एक एजुकेशन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस निचले वर्ग की सिस्टम एकदम खत्म ना कर दी जाए। इसमें एक बहुत अपना निजी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मेरी बुआ हैं, वो अभी रिटायर हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में ही थी। वो बच्चों को पल्स, पोलियो ये सब लगवाती थी। तो जब कोविड आया तो सब लोगों का रुझान हो गया कि सबको ना वो कोविड के इंजेक्शन लगवाओ, वैक्सीनेशन लगवाओ। तब वो आके हमको बताती थी कि मैं जाती हूँ छोटे छोटे गाँवों में भी, तब भी लोग बहुत मना कर देते हैं क्योंकि उनका विश्वास नहीं है सिस्टम पे। तो ये जितना ही एक गवर्नमेंट का इशू है, उतना ही ये लोगों का भी इशू है। लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज को अपनाना चाहिए और आना चाहिए आगे बढ़कर। ये नहीं कि वो उसको जाति और धर्म से रिलेट कर दें, मोदी ने लगवाया है वैक्सीन, इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। तो ये लोगों का भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी उसमें आके हो जाएगा। जैसे कि मोदी जी आए, उन्होंने बोला स्वच्छ भारत अभियान, बट मैं देखती हूँ अभी भी लोग खा के फेंक देते हैं कूड़ा। तो अब ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ में भारत सरकार आके झाड़ू लगाएगी। आपको खुद भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा मेजर चीज़ों पे, जिसमें हेल्थ, सफाई, ये सब। एक राजनीति में आना चाहूँगी, हाँ मैं ज़रूर आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरा क्या इश्यूज एड्रेस करूँगी, तो एज अ लेडी मैं सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट में ज़रूर काम करना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है, मुझे खुद से पर्सनली फील होता है क्योंकि मैं खुद बहुत सिटी टू सिटी रही हूँ। दिल्ली से मेरी ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से हुआ है, फिर जॉब मैंने बहुत अलग अलग सिटीज़ में करी है। तो इन अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं विमेन एम्पावरमेंट में ज़रूर काम करूँगी। उस चीज़ को अगर आप बढ़ाओगे तो उसमें एजुकेशन भी आ जाती है, विमेन एजुकेशन, उसमें फाइट अगेंस्ट क्राइम भी आ जाता है, रेप से कैसे लड़ सकते हो। अदरवाइज आप अगर जा भी रहे हो तो ईव टीजिंग को आप कैसे एड्रेस करोगे। किसी ने आपको छेड़ दिया, किसी ने आपसे बदतमीजी से बात कर दी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ सर झुका के वापस आ गए क्योंकि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे गली के गुंडे आपको परेशान कर रहे हैं। तो मैं हाँ, विमेन एम्पावरमेंट पे यस, डेफिनेटली आई वुड वांट टू वर्क। दोस्तों, कहा जाता है कि चावल के एक दाने को चेक करने पर पता चल जाता है कि चावल कितने गले हैं। तो हमने एक युवा से बात करी, खास तौर से महिला शक्ति से बात करी, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और बेंगलोर जैसे शहर में इस समय रह रही हैं। क्या वो सोच रही हैं, क्या वो मुद्दे हैं इनके, और आपको क्या लगता है कि किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करेंगी, किस राजनीतिक दल की ओर ये सोच जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी रोली वर्मा जी, जिनसे हमने खास बातचीत करी। इस बातचीत से आपने क्या सार निकाला, आप क्या समझ रहे हैं, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नेशनल वॉच इसी तरीके से इन मुद्दों को लेकर के हमेशा आपके लिए आता रहे।